तरह से डकैत घर में घुसते हैं और घर में घुसने के बाद जिस तरह से वारदात को अंजाम देते हैं उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस डकैती का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, जो प्रार्थी है उसकी बहन निकली। विक्टिम के एक सिस्टर ने अपने एक रिटायर्ड सूबेदार मेजर मित्र के साथ मिलकर योजना बनाई थी और काफ़ी अनोखी योजना थी जिसमें 3 लेयर्स पे सब कॉन्ट्रैक्टिंग की गई। और इसके बाद इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए 10 अलग अलग टीमों का गठन किया गया और टीम पहुंचती है घटना स्थल में, उस अनुपम नगर स्थित मकान में, और उसके बाद जांच शुरू होती है। तब तक पुलिस के पास वो सीसीटीवी फुटेज था जिससे स्पष्ट था कि इस घर में कितने लोगों की एंट्री हुई थी। पुलिस को सबसे बड़ी लीड कहाँ मिलती है ये मैं आपको बताता हूँ। रायपुर पुलिस को काफ़ी बड़ी सफलता मिली है। मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि 36 घंटे के अंदर उन्होंने 10 आरोपियों और करीब करीब संपूर्ण मसरूका को जब्त करने में सफलता पाई है। डकैती का उद्देश्य। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। रायपुर पुलिस ने डकैती मामले का खुलासा कर दिया है। ये वही डकैती है जिससे पुलिस की नींद उड़ गई थी। 11 फरवरी चुनाव का दिन था। उस दिन रायपुर समेत 10 नगर निगम में और अन्य निकायों में मतदान थे। सभी मतदान में लगे हुए थे और इस बीच रायपुर के अनुपम नगर इलाके में बड़ी डकैती हो गई। इस डकैती का वीडियो भी आपने देखा होगा। किस तरह से डकैत घर में घुसते हैं और घर में घुसने के बाद जिस तरह से वारदात को अंजाम देते हैं उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस डकैती का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, जो प्रार्थी है उसकी बहन निकली। इस डकैती की वारदात को अंजाम देने के लिए किन लोगों का सहारा लिया, ये पूरी कहानी आज आपको देखने और सुनने को मिलेगी। लोगों ने सवाल उठाए थे कि कैसे रायपुर के बीच शहर में, बीच इलाके में इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, वो भी दिन दहाड़े। दोपहर के 2:30 से 3 बजे के बीच की ये वारदात है और अनुपम नगर का D14 वो मकान जहां पहुंचते हैं आरोपी। एक के बाद एक आरोपी, 5 लोग उस मकान में घुसते हैं और घुसने के बाद 3 लोग उस घर में रहते हैं जिनके मुंह पर टेप लगाया जाता है, उनके हाथ पैर बांधे जाते हैं और पिस्टल की नोक पर नोटों से भरा बैग लेकर पार हो जाते हैं। तकरीबन 65 लाख रुपए के आसपास उन 2 बैगों में नोट थे जिसे लेकर चले गए। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि उन्हें नोटों की जानकारी कैसे थी, नोटों के बारे में कैसे पता चला। तो आपको बता दूं, जिसका हिस्सा वो चाहती थी और ये पैसे उसे यूं ही आसानी से नहीं मिलने वाले थे और इसीलिए उसने डकैती की इस बड़ी योजना को अंजाम दिया और उन्होंने प्लानिंग की। इसके लिए बाकायदा नागपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव, बिलासपुर, इन तमाम जगहों से उसने बाकायदा लोगों को हायर किया इस डकैत की वारदात को अंजाम देने के लिए। इसके अलावा एक और शख्स है जो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि उस दिन जो घटना में जो सबसे सामने नज़र आ रहा है, वो भी इस केस में मुख्य आरोपी है, ए सोमशेखर। ये बीएसएफ का रिटायर्ड सूबेदार है। 2011 में इसकी रिटायरमेंट हुई और रिटायरमेंट के बाद सोमशेखर को इस वारदात को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी और उसके बाद उसने टीम बनाया। और टीम में कौन कौन थे? ड्राइवर था टीम में बाकायदा एक बिजली मिस्त्री भी है। इसके अलावा नागपुर का पेशेवर गुंडा भी है, एक महिला भी है। तो इस तरह से इसने टीम बनाई। टीम बनाने के बाद उस अनुपम नगर स्थित मकान में पहुंचे और मकान में पहुंचने के बाद 65 लाख रुपए के आसपास कैश और 1.5 लाख रुपए के जेवर पार कर दिए, वो भी दिन दहाड़े। दोपहर के 2:30 से 3:30 बजे के आसपास की घटना है। और आज इस केस को लेकर रायपुर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। रायपुर आईजी अमरीश मिश्रा ने पूरे केस को सिलसिलेवार समझाया और बताया कि किस तरह से इस केस में नागपुर के 2 अंतर्राज्यीय आरोपी है, एक महिला समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने 36 घंटे में इस केस का खुलासा कर दिया है। और आरोपियों के कब्जे से डकैती की जो कुल रकम है 59,50,000 रुपये और सोने के आभूषण और एक रीज्ड कार और अल्टो कार को जब्त किया है। और टोटल जो जब्त सामान है, इसकी जो अनुमानित लागत है, अनुमानित कीमत है, वो 70 लाख रुपए की गई है। इस केस में एक शाहिद पठान है जो पूर्व में भी जेल जा चुका है, महाराष्ट्र में जेल में रह चुका है।
और ये पूरा मामला जो है खमारडी थाना क्षेत्र का है। अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं, उससे पहले आरोपियों के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि इस केस में 10 आरोपी जो पकड़े गए हैं वो कौन कौन है, और उसके बाद सोमशेखर ने किस तरह से इस पूरे केस को लेकर प्लानिंग की और वारदात को अंजाम दिया, बिना देरी के आपको बताने वाला हूं। उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आरोपी कौन कौन है। अजय ठाकुर, इसके पिता का नाम है नकुल कुमार ठाकुर, 38 साल इसकी उम्र है और आपको बता दें कि मर्रा का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल ये 18A रिसाली सेक्टर इलाके में रहता था। दूसरा आरोपी है राहुल त्रिपाठी, इसकी उम्र 43 साल है और ये टाडा बडहलगंज गोरखपुर यूपी का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल LIG 95 फेस 1 दीनदयाल आवास मनकी राजनांदगांव में का रहने वाला है। उसके बाद इसमें तीसरी जो आरोपी है 40 साल इनकी उम्र है, ये भी गोरखपुर की रहने वाली है और राहुल त्रिपाठी की पत्नी है और ये भी अपने पति के साथ मनकी में रह रही थी। इन्हें ही मिलकर इस पूरे मामले को लेकर प्लानिंग की और कैसे उसे पैसे हड़पना है इसकी उसने योजना बनाई। चौथा आरोपी है बिजली मिस्त्री, नाम जिसका है देवलाल वर्मा और 45 साल इनकी उम्र है और राजवाटिका B सेमरिया विधानसभा रायपुर का रहने वाला है। पांचवें आरोपी का नाम आपको बता देते हैं ताकि मालूम चले कि कौन कौन है जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। पुरुषोत्तम देवांगन, इसके पिता का नाम विश्वनाथ देवांगन, इसकी उम्र 33 साल है और आरा मिल के सामने ग्राम अमेरा पलारी जिला बालोदा बाजार का रहने वाला है। और जो छठवां आरोपी है ये सोमशेखर, स्वर्गीय काली प्रसाद शेखर, जिसकी उम्र 56 साल है और जनता कॉलोनी सेवा सदन वृद्धाश्रम के पास गुड़िहारी का रहने वाला है और फिलहाल जो है अवंती विहार विजय नगर चौक मकान नंबर प्लॉट नंबर 1284 खमारडी का ये रहने वाला है, जिसने मुख्य रूप से इस केस को अंजाम दिया है। शाहिद पठान, ये महाराष्ट्र का रहने वाला है, कलमना का। पिंटू सारवान, ये भी कलमना का रहने वाला है जो साथ में आया था। और मनुराज मौर्य, इसकी उम्र 31 साल है, ये बिलासपुर का रहने वाला है। और कमलेश वर्मा, ये पेशे से ड्राइवर है और ज़मीन दलाल है और इसकी उम्र 31 साल है, ये मंदिर हसोद रायपुर का रहने वाला है। ये आरोपी हो गए जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी था। अब आपको बता दें कि उस दिन कहानी क्या हुआ था। लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास की बात है और जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई है मनोहर वेलू, इन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई थी थाने में। और मनोहर वेलू अपने कमरे में बैठे हुए थे, इलेक्शन का दिन था, टीवी देख रहे थे। इनकी 2 बहन और है, रजनी और दूसरी बहन है प्रेमा, दोनों दूसरे कमरे में थे। रजनी बगल कमरे में बैठी हुई थी और दूसरे कमरे में प्रेमा सोई हुई थी। घटना वाले दिन की कहानी आपको बता रहा हूँ, उस दिन क्या हुआ था। उसी दिन 2 व्यक्ति फौजी वर्दी ड्रेस में घर के अंदर पहुंचते हैं। उनके ड्रेसअप को आप देखेंगे, तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे किस तरह से ड्रेसअप है इनका। लोगों को ये लगे कि दोनों फौजी हैं और दोनों के मुंह में रुमाल बंधे हुए थे। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, दोनों आरोपी हैं, उन्होंने कहा, जिनमें से एक जो है आरोपी शेखर है, उसने कहा कि आप लोगों ने कंप्लेन किया है, हम उसी की बातचीत करने के सिलसिले में आए हुए हैं। दोनों कमरे के अंदर घुसते हैं और बातचीत के दौरान बाहर से एक और व्यक्ति पहुंचता है जो डार्क नीला रंग का पैंट पहना हुआ था, रुमाल से मुंह ढका हुआ था। वो भी अंदर घुस गया और उसी दौरान जो शेखर है वो डार्क नीला रंग का पैंट पहना हुआ था, एक और शख्स था, यानी कि टोटल 3 आरोपी हो जाते हैं। और तीनों पहुंचने के बाद सीधे जो है उसके साथ धक्का मुक्की करता है, उसके हाथ पैर को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? मनोहरन वेलू, जो उस दिन सामने हॉल में बैठा हुआ था, उसने ही दरवाज़ा खोला था। उसके बाद एक और शख्स अंदर घुसता है और वो सफ़ेद रंग का टॉवेल लाकर उसके पैरों को बांध दिया। एक और व्यक्ति जो अपने साथ सफ़ेद रंग के टेप लेकर आया था, उसके हाथ को बांधा। इस तरह से उस कमरे में, उस मकान में 4 लोगों की एंट्री हो चुकी थी। इस बीच एक और महिला की एंट्री होती है। 5 रूम में थे और उसके बाद कुछ देर बाद प्रेमा और रजनी के रूम में चले गए और 5 व्यक्ति घर के अंदर से और बाकायदा बाहर से कुंडी लगा दी है। ये मैं बाद में बताऊंगा आने वाले समय में कि प्रेमा और रजनी के साथ आगे घटना में क्या हुआ था। निकलते ही जब बाहर निकले तो इनके हाथ में 2 बैग थे। उन दोनों बैगों पर जो है नोट भरे हुए थे और वही ले जाने के लिए बाकायदा ये पहुंचे हुए थे। आपको बताते हैं कि जैसे इस पूरे मामले की जानकारी मिली, पुलिस के पास ये मामला गया। IG अमरीश मिश्रा ने एक स्पेशल टीम बनाई। बाकायदा अमरीश मिश्रा ने
डीआईजी और एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह द्वारा इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया। एडिशनल एसपी सिटी लखन पटले, एडिशनल एसपी क्राइम संदीप मित्तल, सीएसपी विधानसभा वीरेंद्र चतुर्वेदी और प्रभारी निरीक्षक परेश कुमार पांडे, एंटी क्राइम साइबर यूनिट थाना प्रभारी खमारडी मनोज कुमार साहू को इस पूरे मामले की जांच के लिए निर्देश दिए। और उसके बाद इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए 10 अलग अलग टीमों का गठन किया गया और टीम पहुंचती है घटना स्थल में, उस अनुपम नगर स्थित मकान में, और उसके बाद जांच शुरू होती है। तब तक पुलिस के पास वो सीसीटीवी फुटेज था जिससे स्पष्ट था कि इस घर में कितने लोगों की एंट्री हुई थी। पुलिस को सबसे बड़ी लीड कहाँ मिलती है ये मैं आपको बताता हूँ। इस पूरी घटना में आप समझिएगा कि क्राइम ब्रांच की टेक्निकल टीम घटनास्थल के आसपास लगे फुटेज खंगालती है और वहीं पर एक महिला नज़र आती है जो पीले रंग का सलवार सूट पहनी हुई थी और मुंह में स्कार्फ बंधा हुआ था। इसके साथ साथ 4 पुरुष, जिसमें 2 लोग कॉम्बैट ड्रेस पहने हुए थे और 2 लोग सामान्य पहनावा के रूप में, मतलब सिंपल कपड़े पहन के वहाँ पहुँचे हुए थे। और इसके साथ साथ एक सफ़ेद रंग का बिना नंबर की रिज्ड कार वहाँ पर पहुँची हुई थी और रुकी हुई थी और बारी बारी उस कार से लोग निकले थे जो अंदर रूम में गए थे, मकान में गए थे और घटना को अंजाम देकर फरार हो गई। ये पुलिस के लिए लीड काफ़ी थे इस पूरे मामले की जांच के लिए। इसके बाद वाहन के आने जाने वाले मार्गों में हजारों सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उनके फुटेज खंगाले गए और लीड निकालने का काम पुलिस ने शुरू किया। और उसके बाद मुखबिर भी लगाया गया। तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से अज्ञात आरोपियों की पहचान करने के प्रयास किए गए और इस तरह से 10 अलग अलग टीमों द्वारा फुटेज खंगाले गए। और फुटेज खंगालने के बाद सबसे पहले ये देखा गया कि ये आरोपी कहाँ भागे हैं, किस दिशा में भागे हैं। उसके बाद हुलिये खंगाले गए, हुलिये भी बनवाया गया इनका, और जो गाड़ी इन लोगों ने यूज़ किए थे उस गाड़ी से मिलता जुलता फुटेज को भी देखा गया। यानी कि सोचिए पुलिस ने कितना काम किया होगा, कितनी मेहनत की होगी इन आरोपियों को पकड़ने के लिए। उसके बाद अम्बलेश्वर, मोतीपुर, पाहंदा, मोहदा, परसदा, पाटन, उतई, फुंडा समेत इन अलग अलग जगहों पर टीमों को भेजा गया, मुखबिरों से मुलाकात की और तकनीकी साक्ष्य इकट्ठा किए। और सबसे पहली बार पुलिस को कब और कौन मिला ये भी आपको बताते हैं। सीसीटीवी फुटेज को देखने के दौरान यह प्राप्त हुआ, यह जानकारी मिली कि घटना के बाद एक अल्टो कार आरोपियों द्वारा उपयोग किया गया जो इस पूरी घटना की पायलटिंग की जा रही थी। सोचिएगा, जिसमें एक महिला दिखाई दे रही है। और उसके बाद उस वाहन को टीम के द्वारा राजनांदगांव तक पीछा कराया गया और वाहन के स्वामी की पहचान राहुल त्रिपाठी, जो मनकी राजनांदगांव का रहने वाला था, यानी कि उस गाड़ी की मालिक की तक पुलिस की टीम पहुंचती है, राहुल त्रिपाठी तक। राहुल त्रिपाठी वही शख्स है, नेहा त्रिपाठी का पति, जिसने इस पूरे कांड की योजना बनाई। उस अल्टो कार के बारे में जानकारी मिल गई, राहुल त्रिपाठी के बारे में जानकारी मिल गई। उसके बाद पुलिस की टीम ने राहुल त्रिपाठी की दिनचर्या के बारे में एनालिसिस किया और राहुल त्रिपाठी पर पुलिस की टीम नज़र रखी हुई थी और उसके बाद उससे पूछताछ की गई तो उसने एक एक करके पूरी कहानी बताई। और उसके बाद रायपुर पुलिस की टीम ने प्लानिंग करके राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, नागपुर, बलौदाबाजार और रायपुर में दबिश देकर संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और इस तरह से इन 10 आरोपियों तक पुलिस की टीम पहुंची है। आगे आप सुनेंगे किस तरह से उन्होंने घटना के संबंध में जानकारी दी है और प्लानिंग क्या थी, ये भी आप सुनिए। पूरे मामले की जांच में पता चला कि जो सोमशेखर है, ये बीएसएफ में सूबेदार के पद पर 2011 में वीआर ले लिया था और फिलहाल रियल हेल्प नामक एक एनजीओ से जुड़ा हुआ है, साथ ही जमीन दलाली का काम भी करता है। और आपको बता दूं कि शेखर से संबंध है, शेखर की जान पहचान है, उनकी बेटी यानी कि जो प्रार्थी है जिन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई है, उनकी बहन ही इस पूरे मामले को लेकर डकैती की योजना बनाई थी। आगे आप सुनिएगा, आगे इंटरेस्टिंग होगी। घटना की प्लानिंग हो गई, रिटायर्ड सूबेदार शेखर को भी बुलाया गया और उसके बाद शेखर द्वारा डकैती की योजना बनाई गई और अपने योजना में अपने साथी देवलाल वर्मा जो बिजली मिस्त्री है और कमलेश वर्मा जो ड्राइवर है और जमीन दलाली का काम भी ये करता है, इसे शामिल किया गया। और योजना के मुताबिक अपने साथी देवलाल वर्मा और कमलेश वर्मा को जमीन खरीदार बताकर प्रार्थी के घर को दिखाया गया इन्हें कि ये घर है जिसे खरीदना है। उन्हें घर में रखे नकदी रकम और रकम रखने के स्थान के बारे में जानकारी थी और उसी के साथ जो है
इस योजना में अन्य व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ने की बात सामने आई तो इसे कहा गया कि ठीक है, नागपुर से बुला लो, बिलासपुर से बुला लो, दुर्ग से बुला लो जो इस घटना में शामिल होकर डकैती की वारदात को अंजाम दे सके। और उसके बाद देवलाल वर्मा और कमलेश वर्मा द्वारा अपने परिचित पुरुषोत्तम देवांगन को योजना के बारे में बताया और अन्य आरोपियों रजय ठाकुर जो भिलाई का रहने वाला है, राहुल त्रिपाठी जो मनकी का रहने वाला है, नेहा त्रिपाठी जो पहले से इस केस में इन्वॉल्व थी और नागपुर के रहने वाले शाहिद पठान और पिंटू सारवान और बिलासपुर के मनुराज मौर्य को योजना के बारे में बताकर अपने साथ शामिल किया। और योजना के अनुसार घटना को अंजाम देने के लिए पहले पुरुषोत्तम देवांगन द्वारा अजय ठाकुर, राहुल त्रिपाठी और नेहा त्रिपाठी को मकान का पहचान कराया गया। ये पुलिस की थ्योरी है, लेकिन कहानी ये है कि नेहा त्रिपाठी को पहले से जानकारी थी इसके बारे में। और उसके बाद घटना की तारीख, घटना को अंजाम देने की तारीख तय की गई, दिन तय किया गया कि कैसे अंजाम देना है। रायपुर से बुलाया गया, नागपुर से बुलाया गया आरोपियों को उसके अगले दिन यानी कि 11 फरवरी, ये वो तारीख है जिस दिन इन्होंने घटना को अंजाम देने की तारीख तय की थी। और राहुल त्रिपाठी और नेहा त्रिपाठी अपने अल्टो कार से झीट पाटन तक आए और उसके बाद राहुल त्रिपाठी को अल्टो कार को वहीं छोड़ दिए। सभी अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करके वहीं रख दिए। बिना नंबर की रीज्ड कार में पांचों आरोपी सवार होकर रायपुर पहुंचे और उसके बाद इस डकैती की घटना को अंजाम दिए। और 5 आरोपी दूसरी गाड़ी में बैठे हुए थे जिन्होंने उस घटना में प्रयुक्त चीज़ों को फेंकने में मदद की। इसके अलावा जो आरोपी 5 लोग मकान में घुसे हुए थे उनके कपड़ों को भी इन्होंने फेंक दिया। जो मोबाइल जब्त करके लेकर आए थे उसे भी इन्होंने फेंक दिया। बाकी चीज़ों को सबूत को मिटाने में इनकी बड़ी भूमिका थी। साथ साथ प्लानिंग में एक बड़ी भूमिका सामने आई है। आगे आप सुनेंगे इस विषय को लेकर आईजी अमरीश मिश्रा ने क्या कुछ जानकारी दी है। लेकिन आपने समझा होगा कि इस तरह से अपने हिस्से की रकम के लिए एक महिला, एक बेटी ने अपने ही घर में डाका डलवा दिया। उसके लिए बाकायदा उसने पूरी प्लानिंग की। आगे आप सुनेंगे इस विषय को लेकर आईजी अमरीश मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं। 11 तारीख को अनुपम नगर में हुए डकैती में रायपुर पुलिस को काफ़ी बड़ी सफलता मिली है। मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि 36 घंटे के अंदर उन्होंने 10 आरोपियों और करीब करीब संपूर्ण मसरूका को जब्त करने में सफलता पाई है। डकैती का उद्देश्य पारिवारिक पैसे को लेकर जो चिंता होती है, हिस्से की, विवाद नहीं बोलूँगा, हिस्से की चिंता थी। विक्टिम के एक सिस्टर ने अपने एक रिटायर्ड सूबेदार मेजर मित्र के साथ मिलकर योजना बनाई थी और काफ़ी अनोखी योजना थी जिसमें 3 लेयर्स पे सब कॉन्ट्रैक्टिंग की गई। करने वाले जो 5 लोग थे, 2 नागपुर से, एक बिलासपुर से, नांदगांव और दुर्ग से, ये 5 लोग घर में घुसे थे। बाकी 5 लोग जो योजना के हिस्सा में थे उन्होंने रेकी करने में और उस दिन पुलिस टीम पे निगरानी रखने में, साथ ही साथ एंटी डिटेक्शन मेजर्स जो होते हैं, मोबाइल एक जगह इकट्ठा करके कहीं और मिसलीड करने के लिए बैठने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। घटना के तुरंत बाद करीब 6-7 घंटे के अंदर पैसे का बंटवारा हो चुका था और इनमें से एक आध आरोपी भागने के फिराक में थे जब तक पुलिस को लीड मिली और इनको पकड़ा जा सका। रिटायर्ड सूबेदार मेजर, ये 2 लोग उल्लेखनीय हैं। बाकी जो 2 लोग जमीन की दलाली का काम करते हैं उन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका रेकी में निभाई है। और घटना के दिन के 2 दिन पहले से पूरी टीम ने जो रेकी किया है, जो 2 कार उपयुक्त हुए हैं, प्रयोग में लाए गए हैं, उसके लिए उपयोग में लाए गए हैं, एक भिलाई की और एक बिलासपुर का। तो ये कुल कैरेक्टर्स है इस डकैती कांड के। अभी कोई गिरफ्तारी बची नहीं है।